ओके। कल बेसिक इंट्रोडक्शन, आर्गन डायग्राम, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। ओके सर, एल्जेब्रिक ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का मैंने कुछ बताया था, कुछ शॉर्ट मेथड कि डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे कर सकते हैं, याद है क्या कुछ? हाँ सर। जैसे ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी है, ठीक है, इनको ऐसे वर्टिकली लिखूंगा ना, ए बी सी डी। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा ये? AC माइनस BD ए सी प्लस माइनस बी डी, BC प्लस AD आई। बी सी प्लस ए डी इंटू आयोटा। और डिवीजन के केस में AC प्लस BD और BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। बी सी माइनस ए डी होल अपॉन क्या? सी स्क्वायर C प्लस डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, D²। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, एक मिनट। हेलो। हाँ सर, वो लॉगिन करना था मुझे मैट्रिक्स की आईडी। मैंने कल हिस्ट्री डिलीट किया तो वो वापस से कोड मांग रहा था अभी। हेलो सर। कौन सा सर आईडी? कौन सी वाली? मैट जिस पे एक तो वो जी एच आई जी की है, दूसरा जूम की एक और आईडी है ना, मैट्रिक्स आई थिंक होमवर्क, एम एस से होमवर्क। नहीं सर, वो मेरे पास नहीं, वो अलगी सर के पास है। हाँ सर, अभी बात हुआ सर से। ओके हो गया, ठीक हाँ है। सर, ओके। यस, बोलो। सर मैं यूट्यूब पर से कर रहा हूँ अभी क्या? नहीं ना, यूट्यूब पे नहीं है, आज इधर ही रिकॉर्ड हो रहा। अभी अपलोड करूँगा और बाद में सेंड करता हूँ। सर तो हम फिर मेरे मतलब लाइट गई है इधर की और फोन की बैटरी डाउन है पूरी, तो मैं बाद में करूँगा। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके। सर ये कब तक अपलोड होगा फिर? अब भी 10 बजे अपना लेक्चर कंप्लीट होगा, 10:30 तक हो जाएगा। ओके। ठीक है, प्लेलिस्ट सेंड करूँगा, प्लेलिस्ट में देखना। ओके। ठीक है। अच्छा, एलजेब्रिक ऑपरेशन में ये हो गया था अपना। कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, समझ आए होंगे आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, मतलब लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता है। और इसके बाद हमने क्या किया था? स्क्वायर रूट। यस रेया, स्क्वायर रूट में डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, बोलो ना क्या होता है वो। सपोज अंडर रूट ऑफ, ओके, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी है। तो x इक्वल टू ए एन बी में क्या होगा, y इक्वल टू एन बी में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट A² प्लस B² प्लस A अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस A अपॉन 2। प्लस ए, हाँ 1/2 बार किया मैंने, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/2, ये कितना? हाँ A² प्लस B² अंडर रूट माइनस ऑफ A। ए स्क्वायर प्लस बी हाँ स्क्वायर माइनस ए। ठीक, ओके, याद रखना। ये इधर लिख के रखा। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। श्रेय, इसके नोट्स अभी नहीं बनाना, मैं कल ये पूरा पीपीटी सेंड करता हूँ, उसके बाद नोट्स निकालना। अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी बहुत गैप मिलने वाला है आपको, तो बाद में नोट्स बना सकते हो, पर आज नहीं, क्योंकि आज ऐसे ही स्लाइड्स ऐड किया मैंने सीक्वेंस वाइज, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करने हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं स्टार्टिंग के, तो कल करता हूँ सेंड। कल अपने 2 लेक्चर रहेंगे, तो दूसरे लेक्चर के बाद जो पीपीटी बनेगा वो मैं ग्रुप पे डालूंगा, ठीक। ओके, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉन्जुगेट मॉडुलस आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट मॉडुलस आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आपको पहले से पता है तो थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस बाद में लेंगे, थोड़ा सा बेसिक बेसिक स्टार्टिंग में देखते पहले। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन इट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड बार विच इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। ओके, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो इसका कॉन्जुगेट जेड बार इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी होगा, ठीक। ओके,
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा, एक नहीं बहुत सारे नोट है। जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। श्रेय बताओ ना मुझे, ये रेगुलर लेक्चर में किया क्या ये सब? हाँ सर, मतलब ऐसे अप्लाई किया है सर प्रॉपर्टीज, और ऐसे लिखे नहीं। ओके ठीक है, अप्लाई किया तो भी काफ़ी है, ऐसे हाँ, प्रॉपर मतलब लिखने की सर ने जरूरत। ऐसे सिखाया नहीं है, डायरेक्ट एक्सरसाइज लिया है। अच्छा ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एक बार। वैसे कुछ याद रखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी नोट लिख के रखना कि जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और कैसे अगर डिस्कस करना है तो देखो ना, जेड आपके सामने है, जेड बार आपके सामने है, दोनों को ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2a। 2a मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज a, सो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके इधर लिखता हूँ, जेड इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अगर ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2a यानी कि 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आयोटा बी ए कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बी प्लस आयोटा बी यानी कि 2 टाइम्स आयोटा बी। व्हाट इज बी? बी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, सो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये दोनों हो गए। जेड इंटू जेड बार इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज प्योरली रियल। ओके, जेड इंटू जेड बार आप देख सकते हो, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्योरली रियल है। ठीक, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, जेड डॉट जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, बट क्योंकि मॉडुलस का कॉन्सेप्ट अभी देखा नहीं है तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट पे। बट ठीक है, इतना तो पता है आपको कि मॉड जेड का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये है मॉड जेड स्क्वायर। ठीक, इफ जेड इज प्योरली रियल देन जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। ओके, अगर जेड प्योरली रियल है तो कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं, वो सेम ही रहेगा। भाई प्योरली रियल है मतलब ये है ही नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी देन जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0। अब अगर ये नहीं है, ए नहीं है, प्योरली इमेजिनरी है जेड, तो इसका मतलब दोनों को ऐड करने पे 0 होगा। यस, ठीक है। इफ z lies in the first quadrant then z bar lies in the fourth quadrant। श्रेय मतलब है ना, ये सारे पॉइंट्स को ऐसे रट के याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है कि हाँ ऐसा होता है, ताकि कभी सामने मिले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ कैसे था। ठीक है, ऐसे रट के लेने की जरूरत नहीं कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स में जो 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे, नहीं ऐसा जरूरी है। जेड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, इफ जेड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो इधर, then z bar lies in the fourth quadrant, okay, fourth quadrant, minus of z bar lies in the second quadrant, minus of z bar lies in the second quadrant and minus of z lies in the third quadrant। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर z a प्लस आयोटा b है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब a एंड b पॉजिटिव है। ठीक, a एंड b अगर पॉजिटिव है तो z बार, मैंने बताया था z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्गेन प्लेन में एक पॉइंट मिलता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट मिलेगा, a, b। अब क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब a एंड b दोनों पॉजिटिव है, तो z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, यानी कि a माइनस b। अब b यहाँ पे पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो b के आगे माइनस होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। लेकिन एकदम ऐसे मिरर की तरह, ऐसा लग रहा है ना एक्स एक्सिस इसके लिए मिरर है जेड का जेड बार से, क्योंकि एक्स दोनों का सेम है, सिर्फ वाई चेंज हुआ है, और वाई में भी लेंथ अगर देखें, डिस्टेंस अगर देखें तो बी भी है, ये भी है, ये भी है। पर ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे है तो कोऑर्डिनेट की बात करें तो ए कोमा माइनस बी हो गया, ये ए कोमा बी है, तो ऐसे लग रहा है जैसे एक्स एक्सिस जेड का मिरर है जेड बार के लिए। ओके, माइनस ऑफ जेड बार क्या होगा, माइनस ए प्लस आयोटा बी, माइनस ए प्लस आयोटा बी माइनस ए कोमा बी, आर्गेन प्लेन में ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। अब ये ए है तो माइनस ए कितना होगा, इतनी ही डिस्टेंस पे इधर, तो ऐसा लग रहा है कि वाई एक्सिस माइनस ऑफ जेड बार के लिए, मतलब वाई एक्सिस जेड माइनस, सॉरी वाई एक्सिस
जेड एंड माइनस ऑफ जेड बार के लिए मिरर है, सिमेट्रिक है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये भी बी है, ठीक, ऐसा कुछ। और माइनस ऑफ जेड में क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ऑफ जेड इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी, यानी कि माइनस ए को माइनस बी। ओके, तो इस तरह से रहता है, ठीक है। श्रेय ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो माइनस ऑफ जेड बार किस में होगा, माइनस जेड किस में होगा, जेड बार किस में होगा, फाइंड कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, ठीक श्रेया, कोई डाउट? नो सर। किसी को भी? आदित्य? नो सर। ठीक है, ये बात हुई थी कॉन्जुगेट की। और कॉन्जुगेट को कहाँ मेनली यूज करते हो? एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम Z1 अपॉन Z2 करते हैं तो इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म बनाने के लिए Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि डिनोमिनेटर रियल नंबर हो जाएगा। ओके, अब मॉडुलस की बात, if P denotes complex number Z equal to x plus iota b x plus iota y, then length of P is called modulus of complex number and it is denoted by mod Z. ओके, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडुलस के बारे में ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि अगर ये आर्गेन प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा? x कोमा वाई। यस, मतलब दिस इज Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा x कोमा वाई। मान लेते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देन द लेंथ ऑफ OP, व्हाट इज O इज ओरिजिन, लेंथ ऑफ OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय मॉड Z, यानी कि दिस इज मॉड Z ऑफ P। OP इक्वल टू मॉड Z विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक्चुअल में एक्स एंड वाई के फॉर्म में मॉड Z आएगा क्या। ये एक्स को वाई है, इसका मतलब ये लेंथ एक्स है, ये वाई है। पाइथागोरस से देखा जाए तो मॉड Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ज्योमेट्रिकली मॉड Z रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। यस, मॉड Z पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉड Z हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ही 0 होता है क्योंकि ये डिस्टेंस है। इक्वल टू 0 कब होगा श्रेया, बता सकती हो? सर 0,0 पॉइंट है। हाँ, अगर Z इक्वल टू सपोज 0 प्लस आयोटा 0 है तो ये P पॉइंट इधर ही आ जाएगा ओरिजिन पे, तो उस केस में मॉड Z 0 हो जाएगा। सिर्फ एक ही केस है ये, बाकी सब केस में ग्रेटर देन 0, ठीक है। नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, अनलाइक रियल नंबर मॉड Z इक्वल टू Z इफ Z ग्रेटर देन 0 माइनस Z इफ Z लेस देन 0 इज नॉट करेक्ट। मॉड Z का मतलब ये नहीं है कि Z जब लेस देन 0 है तब तो Z माइनस से खुलेगा, Z जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब ये प्लस से खुलेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हम करते हैं ना, मॉड x इक्वल टू माइनस ऑफ x फॉर x लेस देन 0 एंड प्लस ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता। हमें पता कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी ही नहीं होती, तो इसमें ऐसा नहीं करना। मॉड Z का एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करें, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करें, तो उस पॉइंट के ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो मॉड Z है, ठीक, समझ आ रहा है? कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें। अब पहले हमने सीखा है कॉन्जुगेट, फिर मॉडुलस और अब आर्ग्यूमेंट। ओके, वैसे बहुत कुछ है, अभी प्रॉपर्टीज भी आएगी मॉडुलस की, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी आएगी, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज भी आएगी, वो आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी थोड़ा ये सीख रहे हैं ना, आर्ग्यूमेंट का बेसिक, एम्पलीट्यूड का बेसिक, कॉन्जुगेट का बेसिक, ये एक्चुअल में है क्या, ताकि हम पोलर रिप्रेजेंटेशन आज कर सकें। ओके, वैसे आर्ग्यूमेंट और इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, डिटेल में सीखेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरत है उतना। Okay, if P denotes complex number Z equal to x plus iota y and if OP makes an angle theta with real axis, then theta is called one of the argument of Z. Okay, वापस से रीड कर रहा हूँ क्या लिखा, P denotes complex number Z equal to x plus iota y, ठीक है। P x plus iota y को डिनोट कर रहा है, मतलब आर्गन प्लेन में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है x, y
एंड इफ ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, ओके, रियल एक्सिस के साथ अगर ओपी यानी कि इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट अगर रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, देन थीटा इज कॉल्ड वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि थीटा को हम इस जेड का आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट मतलब इस जेड के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, बट दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। श्रेया मैं सही बोला क्या? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं, ये सही है क्या? क्या श्रेया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? श्रेया, इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जो हमने थीटा क्लास में सीखा ना टेक्स्ट बुक में, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था, ओके, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था, मतलब वो थीटा माइनस पाई से पाई तक था, ओके, उसमें पाई को इंक्लूड करते थे, माइनस पाई को नहीं करते थे। क्या श्रेया समझ रहा है? सर इनफाइनाइट देखो ना, अगर हम क्या बोल रहे हैं कि रियल एक्सिस के साथ इस ओपी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन, जो ओ मतलब पी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो आर्ग्यूमेंट है। तो एक तो ये थीटा है, दूसरा ये भी तो थीटा है ना, मतलब ये अगेन रियल एक्सिस के साथ ओपी से एंगल बना रहा, फिर ये भी तो पॉसिबल है ना, ये इस तरह से, मतलब 2n इन जनरल अगर बोले तो आर्ग्यूमेंट होता है 2n पाई प्लस थीटा। ये तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है जो हमने क्लास में सीखा है, माइनस पाई टू पाई तक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं गिवन ना, बाय डिफॉल्ट वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेते हैं। अब इधर हम ये भी सीखेंगे इस बारे में भी, 2n पाई प्लस थीटा, ये होता है आर्ग्यूमेंट। हाँ अथर्व समझ रहा है तुझे? सार्थकी सर ये वापस बताओ ना। देखो ना, जो हमने क्लास में सीखा ना आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम करते थे ना, सपोज जेड इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, इस तरह से। तो पहले मॉड जेड फाइंड करते थे, कितना आ रहा 9 प्लस 3 का रूट यानी कि 12, मतलब 2 रूट 3, ओके, मॉड जेड फाइंड किया। फिर ऐसे फाइंड करते थे टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स यानी कि रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 अपॉन 3 इज 1 बाई रूट 3, ठीक। फिर देखते थे कि ये कौन सा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है पॉइंट, 3 कॉमा रूट 3 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना, पाई बाई 6, ऐसे फाइंड करते थे। लेकिन ये पाई बाई 6 क्या सोच के फाइंड करते थे हम, कि भाई थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में है, मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। सपोज यहाँ पे माइनस होता या फिर इधर माइनस होता, मान लेते ये वाला माइनस है, माइनस ये होता तो इधर माइनस आएगा रूट 3 के साथ, ये बनेगा माइनस 1 बाई रूट 3। फिर हमें पता चलता है कि x पॉजिटिव y नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस थीटा, यानी कि माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। माइनस पाई बाई 6 क्यों करते थे, इस रेंज में लाने के लिए, मतलब थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में ही होनी चाहिए, इसलिए ये कन्वेंशन लिया था ना कि ये थीटा है, थीटा मीन्स अगर ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा होगा, ये माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होगा, और ये माइनस ऑफ अल्फा होगा। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ तक आने में मतलब एंगल कितना मेजर होता, पाई, और पाई से आगे जाना नहीं है, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन माइनस पाई तक, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में पाई तक, नेगेटिव डायरेक्शन माइनस पाई तक। तो ये पूरे चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे थे, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मिलती थी, माइनस पाई से पाई तक, क्योंकि वहां पे हम अज्यूम करते थे कि हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करें। अरे यार सिंपल सी बात है, आप मान के चलो कि जो थीटा आने वाला ना, वो अगर माइनस पाई से पाई के बीच में है तो हम उसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, और अगर और कोई थीटा है तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, इन जनरल कुछ भी है। तो वो थीटा क्या हो सकता है भाई,
थीटा के बारे में सिर्फ इतना सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद रियल एक्सिस देन थीटा कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि रियल एक्सिस के साथ ये ओपी लाइन जो एंगल बनाती है वो आर्ग्यूमेंट है। तो रियल एक्सिस के साथ ये ओपी लाइन एक ये एंगल बनाएगी, दूसरा ये एंगल, तीसरा ये एंगल, चौथा ये एंगल, फिर ये एंगल, कितने ही सारे एंगल हो सकते हैं ना। तो आप क्या नोटिस करो कि ये थीटा में 2 पाई ऐड हो गया, मतलब एक रोटेशन ऐड हो गया, अगेन एक रोटेशन ऐड हो गया, अगेन एक रोटेशन ऐड हो गया, मतलब 2n पाई प्लस थीटा। दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स वाई, मतलब x प्लस आयोटा वाई। क्या था और नहीं समझा तुझे? अथर्व है ही नहीं। सर्वे समझ आ रहा है क्या बराबर? सोम? यस सर। यस। ओके, थीटा फाइंड कैसे करेंगे? tan इनवर्स y बाई एक्स से, ठीक है। कुछ नोट लिखे हुए हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेनी वैल्यूड फंक्शन, ओके। If theta is argument of complex number, then 2n pi plus theta will also be the argument of that complex number, ठीक है। इस बारे में बात कर चुके हैं हम। Any two argument of complex number differ by 2n pi, ओके, यस दिख रहा है। The unique value of theta such that थीटा की वैल्यू जब माइनस पाई से पाई के बीच में होगी, देन इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ओके ओके। मतलब ऐसा कुछ लिया, ये जरूरी नहीं है। जैसे एलन ने ये बोला कि एम्पलीट्यूड हम किसको बोलेंगे, जब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी तो उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या, थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में, जिसमें माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं होता है, पाई इंक्लूडेड होता है, क्योंकि माइनस पाई एंड पाई दोनों एक ही जगह पे आते हैं, तो दोनों में से कोई एक इंक्लूड करना है तो हम पॉजिटिव वाला इंक्लूड करते हैं, पाई इंक्लूड करते हैं, माइनस पाई नहीं करते, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में होती है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। थर्ड पॉइंट क्या इसमें, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी फाउंड आउट यूजिंग मेथड गिवन बिलो, ओके। हम अपना मेथड यूज करेंगे, ये नहीं। Then use given figure to find out principal argument according as the points lie in the respective quadrant, okay, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस बारे में डिस्कस करेंगे वापस से। वैसे ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया है, कोई बुरी बात नहीं। सेम यही तरीका लेंगे लेकिन समझने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। ये दोनों पॉइंट कवर तो करेंगे लेकिन समझने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। फोर्थ, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एम्पलीट्यूड ऑफ z इम्प्लाइज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाता तब तक हमें यही कंसिडर करना है कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में। श्रेया, कोई डाउट है क्या इसमें, ये सारे पॉइंट्स में किसी भी तरह का? नो। ओके श्रेया, फिर मुझे एक बात बताओ ना, z इक्वल टू 2 प्लस नहीं माइनस 2 प्लस 2 आयोटा है, माइनस 2 प्लस 2 आयोटा है। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू ये लिखा मैंने y बाई एक्स, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, मतलब टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1। यस, आगे कैसे करेंगे श्रेया, कैसे बताया सर ने? सर कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है और उस क्वाड्रेंट में tan थीटा लगाना। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आर्गेंट प्लेन में पॉइंट देखो तो ये माइनस 2,2 है, यानी कि x नेगेटिव y पॉजिटिव है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट, ये पता चल गया श्रेया कौन सा हाँ क्वाड्रेंट सर। है। अब हाँ सर, फिर उस क्वाड्रेंट में वो एंगल अल्फा होगा, वो 45 होगा। तो अगर टोटल एंगल देखें तो वो 135। मतलब इधर अल्फा है, इधर पाई माइनस अल्फा है, इधर माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा है और इधर माइनस अल्फा है, ठीक है, ऐसा कन्वेंशन लिया होगा। सो अब थीटा इक्वल टू क्या आएगा? पाई माइनस 45। पाई माइनस पाई बाई 4, ये क्या? हाँ 3 पाई बाई 4 ऐसा। हाँ ओके, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए पाई माइनस अल्फा होगा। अब अल्फा क्या कहाँ से आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब टेबल की वैल्यू से,
यानी कि हम ये देखेंगे कि भाई माइनस तो ठीक है, ये डिनोट करने के लिए था कि क्वाड्रेंट कौन सा है। माइनस को अगर हटा दें अभी, भाई माइनस किस लिए था, क्वाड्रेंट देखने के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट दे के हमने पता लगाया कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो अब अगर माइनस हटा दें, क्योंकि क्वाड्रेंट पता चल गया ना सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब पाई माइनस अल्फा, अब अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि अगर माइनस हटा दें टेन थीटा इक्वल टू 1 बनेगा, तो टेबल से फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब टेबल से टेन थीटा इक्वल टू 1 कैसे मिल सकता है, पाई बाई 4 पे होता ना, 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1, इसलिए अल्फा पाई बाई 4, यानी कि आंसर आएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, ओके। सर्वेश आंसर करना ना, z इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 3 आयोटा, यस कैसे करें बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड करना। हेलो सर्वेश, कुछ तो रिप्लाई करो यार। यस सर, क्या हुआ, नहीं समझ रहा, समझ रहे हैं सर। बताओ फिर क्या लिखूं। शोम यस सर। बताओ ना भाई, बहुत भारी भारी कंटेंट लिया है मैंने इधर, पूरा एलन का मटेरियल इधर इसमें डाला है स्लाइड्स में, तो रेस्पॉन्स अच्छा आना सर चाहिए, 240 अदरवाइज। डिग्री है ना आंसर? 240 डिग्री, अरे सीधा आंसर नहीं बताना है, इधर बताओ ना क्या लिखूं मैं एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए। सर tan इनवर्स ऑफ -√3 अपॉन -3। -√3 अपॉन -3, क्यों? सॉरी, -3 अपॉन -3। -3 अपॉन -√3, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू माइनस से माइनस गया तो इधर √3 बचा। ठीक है, 10 पॉजिटिव है, 10 दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एग्जैक्ट यस कौन सा सर, क्वाड्रेंट है ये देखने के लिए हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को देखेंगे कि इस थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, -√3 -3 दोनों नेगेटिव, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, एग्जैक्ट पता चल गया कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अब यहाँ पे कन्वेंशन कौन सा ले रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, यानी कि थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा की जगह, यस अल्फा की जगह क्या, 60 डिग्री। इसका मतलब पाई बाई 3। अच्छा, आप ये ज़्यादा इसमें डिग्री में ज़्यादा कंफर्टेबल हो कि रेडियन में? सॉरी, डिग्री में। डिग्री में क्या, अरे यार अभी मेरे साथ क्या है कि मैंने ना तो कभी डिग्री में सिखाया है, ना ही मैंने खुद डिग्री में सीखा है। सर चलेगा रेडियन में भी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर। चलेगा ना श्रेया? हाँ सर। ओके, सो थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस, यानी कि 2 पाई बाई 3। सो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, -2 पाई बाई 3। सोम तुम्हारा वो 240 कैसे आया? वहाँ सर 240 डिग्री आएगा ना। 240 डिग्री कैसे आएगा, ये 240 डिग्री होता है क्या, -2 पाई बाई 3? पाई माइनस पाई बाई 3 है ना, 180 माइनस 60 120 डिग्री, -120 डिग्री आ रहा है ना। सर मतलब 240 आएगा ना। मतलब 240 क्यों, अरे -2 पाई बाई 3 मतलब -120 डिग्री, इसको 240 डिग्री क्यों लिखेंगे, सर तो प्लस पॉजिटिव 360 में क्या है? 240 आएगा ना। हाँ, पॉजिटिव में 240 डिग्री आएगा अरे ना। नहीं, वो रॉन्ग होता है, वो ट्रिगोनोमेट्री में 240 डिग्री बोल सकते हैं, इधर नहीं बोल सकते। सर हमें अलगेश सर ने बताया था हाँ 240 सर, डिग्री लिखना। क्लास में ऐसे ही सिखाया है, मतलब सारे पॉजिटिव। मतलब फाइनली ये पॉजिटिव ही करना है। हाँ, 240 आए तो 240 लिखना है, वैसे ही सॉल्व करना है। नहीं रे,
जब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं ना तो -पाई टू पाई के बीच में ही होता है ना। सर ऐसा नहीं होता है। ओके अरे यार फिर सो थीटा इक्वल टू नहीं यार वो रॉन्ग हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो वो तो -पाई टू पाई के बीच में आता है। तो आंसर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग तो ये है, आपको ऑप्शन में ये मिलेगा और करेक्ट ये होगा। देखना अभी मैंने कितने कॉम्प्लेक्स नंबर के असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन बनाए, उसमें क्रॉस चेक किया था ना, आंसर इसी तरीके से आ रहे थे। अच्छा ठीक है, अभी के लिए ये मान के चलना जो मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा चेंजेस रहेगा तो हम बात करेंगे उस बारे में। ठीक है श्रेया? हाँ सर। ओके ये सर्वेश की आईडी पे सर्वेश ही है क्या कोई और है क्या सोम? सर पता नहीं, वो मैं उसको मैसेज करके पूछता हूँ। क्या हुआ सर? ये कौन अजीब अजीब से मैसेज डाल रहा है यार? सर मैं पूछता हूँ सर्वेश को, वो है क्या मीटिंग? यार यही प्रॉब्लम होता है पता है कुछ स्टूडेंट के सर साथ अगर। ऐसा कोई है ही नहीं मीटिंग में। आप नहीं वो लेफ्ट कर दिया, 9 बजे का मैसेज है, अभी क्या टाइम हो रहा है? 9:03 हो रहा है। सर वो बोल रहा है उसके इधर लाइट गई। हेलो सर। हाँ सर वो बोल रहा है लाइट गई है मेरे इधर। अच्छा ठीक है, जाने दो, देखते बाद में। क्या बात कर रहे थे? अरे कीर्ति, पाई माइनस मतलब 180 माइनस 60 120 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे माइनस भी तो लगाएंगे। 180 माइनस एल्फा तो अंदर कर रहे हैं, बार माइनस है तो माइनस भी तो आएगा, तो -120 हुआ ना। क्या कीर्ति नहीं समझा? देखो ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं हम? थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए माइनस ऑफ पाई माइनस एल्फा, यानी माइनस ऑफ पाई माइनस 60 यानी कि पाई/3 विच इज -2 पाई/3। इसका मतलब -120 डिग्री ना, प्लस कैसे आएगा? नहीं अभी ये लेके चलना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रखो ना क्लास का, मतलब ठीक है, देखता हूँ मैं। अगर वैसा कुछ चेंजेस रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे वापस से, पर ऐसा चेंजेस नहीं है, करेक्ट ही है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये होता है। अब खुद देखो ना यार, इधर क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -पाई से पाई के बीच में होगा। अगर आप 240 डिग्री करोगे तो ये 180 को क्रॉस कर गया, पाई को क्रॉस कर गया, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे बना? नहीं है ये। हाँ आर्ग्यूमेंट है, वो बोल रहा हूँ ना मैं। 2n पाई प्लस माइनस कर सकते हो उसमें, 2n पाई 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई या -2 पाई -4 पाई -6 पाई, वो कर सकते हैं। सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है तो नहीं कर सकते, वो तो -पाई से पाई के बीच में ही आना चाहिए। और अब भी रिसेंटली मैंने एक और वीडियो सॉल्यूशन, मतलब ये सीटी का कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो सॉल्यूशन बनाया, मिसलेनियस का बनाया, उनमें भी क्वेश्चन आया था, वैसे ही किया, मतलब 8 कुछ तो ऐसा था 8 पाई/3 करके। अब इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट में लाने के लिए कुछ ऐसे चेंजेस करना पड़ा, 2 पाई प्लस 2 पाई/3, 2 पाई को रिमूव करेंगे तो 2 पाई/3 आंसर आएगा, उसका आर्ग्यूमेंट 2 पाई/3 होगा। ये नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लाना ना। ठीक है श्रेया, अब भी के लिए यही समझना ना, -2 पाई/3, कुछ चेंजेस रहेगा तो हम बात करेंगे उस बारे में।
ओके श्रेया, क्या हुआ, नाराज हो गई क्या? हाँ सर। रियली? नहीं नहीं, समझा। ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा और माइनस अल्फा। ओके, ये ऐसा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते ना श्रेया, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम लोगों को अभी अच्छे से ग्रिप नहीं है इस कॉन्सेप्ट पे। जेड इक्वल टू 6 माइनस 2√3 आयोटा। श्रेया एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या लिखूँ मैं? टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू कितना, जल्दी बताओ। -2/3 -2/√3 अपॉन 6। हाँ। ये 3 टाइम्स, यानी कि -√3 अपॉन 3, मतलब टेन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√3, राइट? हाँ, 10 नेगेटिव है, इसका मतलब या तो सेकंड या फोर्थ या क्वाड्रेंट। सेकंड या फिर फोर्थ। एग्जैक्ट कौन सा क्वाड्रेंट है वो पॉइंट देख के पता चलेगा। 6, -2/√3 ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गेंट प्लेन में। एक्स फोर्थ पॉजिटिव वाई क्वाड्रेंट। नेगेटिव, एक्स Fourth. पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू होता है माइनस अल्फा, यानी कि माइनस, ठीक है, यहाँ से माइनस हटा दो, अल्फा फाइंड करने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, यानी कि यहाँ से माइनस हटाने के बाद टेन थीटा इक्वल टू जब 1/√3 बनता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आती है? π/6। हाँ, सो माइनस π/6 इज करेक्ट आंसर। आई मीन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर सिंपली आर्ग्यूमेंट करना आपको तो थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ π/6 प्लस 2n/8 कर दो, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आर्ग्यूमेंट है। ओके, अच्छा श्रेया एक और क्वेश्चन करते हैं। z इक्वल टू -4 + 4 आयोटा। यस सोम, क्या लिखो बताओ ना। टेन थीटा इक्वल टू 4/-4। 4 अपॉन -4, टेन थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, 10 नेगेटिव है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्जैक्ट देखने के लिए हम पॉइंट देखेंगे कि -4,4 है, इसका मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। क्या सोम, सही ना? यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट। -45। थीटा क्या? -45 डिग्री। कुछ भी। थीटा इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस अल्फा करेंगे। अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 10 1 कब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि टेबल की वैल्यू से देखना है कि 10 1 कब होता है, π/4 पे। सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। 3π/4। -45 कैसे आएगा, वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना। हाँ सर। सही ना श्रेया? हाँ सर। सार्थकी किधर गई? सार्थकी, बोलो सर। हाँ। सार्थकी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया ना आपको, हाँ सर। मतलब उस टाइम लेक्चर अटेंड करते थे ना? हाँ सर। ओके, आंसर करना फिर। यस सर। सपोज z इक्वल टू -3 आयोटा, या फिर -√3 आयोटा। ओके, ऐसे लेता हूँ, -√3 -3 आयोटा। यस, बताओ क्या लिखो। टेन थीटा इक्वल टू -3 अपॉन -√3। -3 अपॉन -√3, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, √3 अपॉन √3 इज √3। ओके, टेन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब या तो थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। एग्जैक्ट कौन सा क्वाड्रेंट है वो पॉइंट देख के पता चलेगा। -√3, -3, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x एंड y दोनों नेगेटिव है। ठीक, अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम करते हैं थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगी, π/3। π/3, मतलब डायरेक्टली टेबल से वैल्यू देख सकते हैं ना। थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ -2π/3, ये थीटा है। श्रेय सही किया क्या? हाँ सर।
ओके ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सार्थकी बताना। ठीक है, यहाँ पे Yes. तो मैं क्वेश्चन इस तरह के ले रहा हूँ कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू देखने के लिए डायरेक्ट टेबल की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा है, सपोज 2 + 3 आयोटा, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2 - 3 आयोटा करते हैं। ठीक, 2 - 3 आयोटा। अब एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगेन वही tan थीटा = y/x, यानी कि tan थीटा = y की जगह -3 अपॉन x की जगह 2, tan थीटा = -3/2। tan नेगेटिव, इसका मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्जैक्ट देखने के लिए पॉइंट देखो, 2, -3, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा = क्या आएगा, -अल्फा। अल्फा यानी कि माइनस हटाने के बाद tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3/2 कब होता है, tan इनवर्स 3/2 पे। सार्थकी सही लिखा क्या मैंने? Yes, sir. श्रेया ये समझा क्या? हाँ सर। बराबर ना? हाँ सर। ओके, कीर्ति समझा तुझे? हाँ भाई tan थीटा = 1 होता है तो हम बोलते हैं थीटा = tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4, क्योंकि ये हमें टेबल से पता है। अगर tan थीटा = √3 होता है तब हम बोलते हैं कि थीटा = tan इनवर्स √3, यानी कि π/3, ये हमें पता है टेबल से। लेकिन अगर tan थीटा = 1/2 हुआ तो थीटा = क्या होगा, tan इनवर्स 1/2। अब टेबल से नहीं पता है तो एज इट इज ऐसे ही रखो, इसको आगे कुछ लिखो ही मत, tan इनवर्स 1/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा tan इनवर्स 3/2 अपने केस में, अपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। -3 - 4 आयोटा। यस रेया, क्या लिखूं, tan थीटा = y/x, -4 अपॉन -3। tan थीटा = -4 अपॉन -3, इसका मतलब tan थीटा = 4/3। tan पॉजिटिव या तो फर्स्ट या फिर थर्ड। यस, थर्ड क्वाड्रेंट दिख रहा है क्लियरली। हाँ। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए थीटा = -π - अल्फा, अल्फा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, tan इनवर्स 4। tan इनवर्स 4/3, ये आंसर। मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं, tan इनवर्स 4/3 - π। ओके, अच्छा एम्पलीट्यूड में 4 पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा = tan इनवर्स y/x सच दैट थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π इंक्लूडिंग 2π एक्सक्लूडिंग 0, बिकॉज 2π एंड 0 एक साथ ही आएंगे दोनों, तो 0 को इंक्लूड नहीं करें, 2π को इंक्लूड करें। दिस इज कॉल्ड लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। यस, ऑब्वियसली पॉजिटिव है 0 to 2π और लीस्ट है 0 to 2π ही लीस्ट हो सकता है। इसके बाद सर तो अलगेश सर ने ये लिया होगा। ओके हाँ हो सकता है। नहीं ना, पर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चन है, अपने असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन है, उन सब में वही लिया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, फिर जो सर ने बताया वैसा ही करते हैं, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ही लेते हैं ना। ओके सर। हाँ, दिस इज लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट एंड दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। सर मैं अलगेश सर को पूछता हूँ एक बार फिर भी। हाँ अभी नहीं, जब मिले तब। यस सर। हाँ, 6th, if theta = 0 argument of z is not defined। यस, थीटा = 0 है तो लाइन सेगमेंट ही नहीं बनेगा ना। हम आर्ग्यूमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल मेजर करता है वो आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अगर z 0 है तो आर्ग्यूमेंट डिफाइन ही नहीं होगा।
श्रेय समझ रहे हैं ना बराबर? हाँ सर। z is real, if z is real and negative then argument of z is pi. yes, जो एक्सिस पे पॉइंट है ना उनका आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी तक हमने ये वाले क्वेश्चन नहीं किया है, सपोज z इक्वल टू आयोटा है तो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करोगे आप? z इक्वल टू आयोटा है मतलब कि दिस इज 0 प्लस आयोटा एक्चुअली, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1/0। 1/0 मतलब इनफाइनाइट, 90 डिग्री इसका मतलब 90 पाई बाय डिग्री। 2। मतलब डिफाइन नहीं है, जिसको 90 इनफाइनाइट बोलते हैं वो डिफाइन है, इसका मतलब 90 डिग्री। अगर यहाँ पे दोनों में से एक जीरो, दोनों में से एक माइनस होता है, ऑब्वियसली कौन सा माइनस होगा? आयोटा वाला ही माइनस होगा, क्योंकि जीरो तो माइनस हो नहीं सकता। तो अगर z इक्वल टू माइनस आयोटा होता तो यहाँ पे ऊपर माइनस होना था, माइनस इन्फिनिटी होता, ये बनता टेन थीटा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इस केस में माइनस पाई बाई 2 आंसर होता, और इस केस में थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सार्थक ही सही ना? समझ आ रहा बराबर? Yes, sir. ओके श्रेया? हाँ सर। श्रेया, अगर z इक्वल टू सपोज 10 और z इक्वल टू माइनस 10, ऐसा है, आयोटा का टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई जीरो है, मतलब आयोटा का टर्म नहीं है, यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट जीरो है, सो 0/10 मतलब टेन थीटा इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ पे भी अगर देखें तो टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू वाई की जगह 0, एक्स की जगह -10, तो यहाँ पे भी टेन थीटा इक्वल टू 0 बन रहा है। और हमें पता है 0 एंड पाई दो ऐसी वैल्यू है जहाँ पे टेन 0 होता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई टू पाई के बीच में होता है, तो इसमें दो ऐसी वैल्यू आ जाती है, एक तो पाई, दूसरा 0, जहाँ पे टेन 0 होता है। अब एग्जैक्ट कौन सा 0 आंसर है इसका कि पाई आंसर है, वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देख के पता चलेगा। ये पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई। क्या सर है, पता था ना पहले से? हाँ सर। ओके सोम, कीर्ति, यस सर। आदित्य को समझ रहा ना बराबर? यस सर। ओके ठीक है, ये भी हो गया। रियल एंड पॉजिटिव है तब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 0। If theta equal to pi by 2, z lie on the positive side of imaginary axis, yes. If theta equal to minus pi by 2, then z lies on the negative side of imaginary axis, yes. ये भी समझ आया, ओके ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। कुछ और भी लिखा हुआ है, देखते क्या लिखा। बाई स्पेसिफाइंग द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड कंप्लीटली, मतलब अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट डिफाइन करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली डिफाइन हो जाता है। ओके जैसे आप देखते हैं ना पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? आर कॉमा थीटा, आर कॉमा थीटा मतलब सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का लेंथ अगर आर है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका मेजरमेंट ऑफ एंगल थीटा है, तो ये आर कॉमा थीटा होता है, मतलब इसका पोलर कोऑर्डिनेट ही है। श्रेया हुआ क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स। हाँ सर। हाँ, तो आर कॉमा थीटा से एक यूनिक पॉइंट अच्छा। रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक अगर आर और थीटा पता है तो हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो पॉइंट है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर इस तरह से आर कॉमा थीटा में पॉइंट बता सकते हैं, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी बता सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आर्गेंट प्लेन का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है। आई मीन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से रिगार्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है ना, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट भी मिलता है। और अगर आर कॉमा थीटा से एक यूनिक पॉइंट मिलता है आर्गेंट प्लेन में, इसका मतलब एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिलेगा। और आर हम क्या डिफाइन करें? ठीक है, ये तो रियल एक्सिस के लिए, एक्स वाई प्लेन के लिए। जब हम आर्गेंट प्लेन में बात करते हैं तो आर को हम मॉड जेड बोलते हैं, और ये थीटा अपना एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि जब मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो हम कंप्लीटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है श्रेया, समझ आ रहा है? यस। ओके, आर्ग्यूमेंट इम्पार्ट डायरेक्शन एंड मॉडुलस इम्पार्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स 0 + 0 आयोटा इज द आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड एंड दिस इज ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन बाय इट्स मॉडुलस ओनली। ओके, जाने दो, इसको हटा देता हूँ इधर से।
ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चंस करते हैं। बहुत टाइम लगाया हमने मॉडुलस, एम्पलीट्यूड एंड कॉन्जुगेट सीखने में। क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फॉर z इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा। ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, डू योरसेल्फ वाले ही कर लेते हैं ना। श्रेया, कहीं पे भी जरा सा भी दिक्कत हो ना बताना, मतलब बिल्कुल भी लोड लेना ही नहीं, कंप्लीटली समझना 100%। कुछ भी दिमाग में नहीं रहना चाहिए, जरा सा भी डाउट। z इक्वल टू -2 + 2 √3 आयोटा। ओके, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना। मॉडुलस मतलब मॉड z विच इज इक्वल टू √a² + b², यानी कि अगर z अपना a + आयोटा भी है, उस केस में मॉड z ये होता है। तो अगर z -2 + 2 √3 आयोटा होगा तो मॉड z इक्वल टू होगा √-2² यानी कि 4 + 2 √3²। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 = 12, 12 + 4 कितना 16। सो मॉड z इक्वल टू आ रहा 4। ठीक श्रेया, बराबर ना? हाँ सर। ओके, अब एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए tan थीटा लेंगे। tan थीटा इक्वल टू y/x, मतलब tan थीटा इक्वल टू y/x, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 √3/-2, 2 √3/-2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो tan थीटा यहाँ पे -√3 बचा है। ठीक, tan नेगेटिव है, या तो सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट। अब x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा के लिए tan थीटा इक्वल टू √3 कब होता है, π/3 पे। सो थीटा इक्वल टू 2π/3। आ गया आंसर। कीर्ति समझ रहा तुझे बराबर? हाँ सर। ओके, -√3 माइनस आयोटा, z इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा। सार्थकी बताओ ना क्या लिखूं, जल्दी जल्दी फास्ट। मॉड z इक्वल टू कितना, √3² ओके +1 +1 कितना 4 = 2 2, मतलब फाइनल 2। ओके, अब tan थीटा इक्वल टू -1/-√3 tan थीटा इक्वल टू y/x, यानी कि tan थीटा इक्वल टू y की जगह -1 और x की जगह -√3। ओके, सो tan थीटा सिंप्लीफाई होके क्या बना? अल्फा = π/6 और थर्ड क्वाड्रेंट में ओके, थीटा थर्ड = क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। श्रेय क्रॉस चेक करते रहना। थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू कितना, -π/6 क्या, π/6 π/6। ओके, अंदर बन रहा 5π/6, सो दिस इज -5π/6। ठीक है, श्रेया बताना थर्ड का आंसर। z इक्वल टू -2 आयोटा, मॉड z कितना, √2² 2। मतलब 2। श्रेय डायरेक्टली बोल सकते हैं, मतलब अगर हाँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हमें पता है ये ओरिजिन से एक्सिस पे डिस्टेंस होती है, बट किधर, नेगेटिव y में। अगर यहाँ पे +2 आयोटा होता तो पॉजिटिव y में, अगर यहाँ पे आयोटा नहीं होता -2 होता, इसका मतलब नेगेटिव x में। सिर्फ +2 होता तो पॉजिटिव x में। सो डायरेक्टली 2। ठीक, tan थीटा इक्वल टू y/x, यानी कि y की जगह -2, x की जगह 0। -2/0 सो tan थीटा इक्वल टू -∞ आ रहा है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना, -π/2। -π/2। या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि नेगेटिव y पे है ना, तो थीटा इक्वल टू -π/2। ओके, ये दो सर स्टेप। हाँ बोलो। सर, यहाँ पे उन्होंने एम्पलीट्यूड पूछा है ना, मतलब। हाँ हाँ, ओके। tan थीटा इक्वल टू -π/2, हाँ एम्पलीट्यूड पूछा है ना। एम्पलीट्यूड ही तो ये -π to π के बीच में होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। हाँ, यस सर। ओके, इरेज कर रहा हूँ ये ना। फोर्थ, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा।
शोम बताओ ना कैसे सोल्व करें इसको। भाई हमें पता है अगर z इक्वल टू सर ए प्लस कॉन्जुगेट आयोटा पेयर। बी में है, हाँ अरे नहीं रे, वो कल किस लिए बताया मैंने वो सब, 1 2 1 -3। हाँ हाँ सर, क्या लिखो बताओ। -5 + 5i/10। -5, ओके, दिस इंटू दिस, हाँ ठीक है, प्लस -5 प्लस 5i/10। 5i, सही क्या, हाँ यस सर। 5i अपॉन 9 + 1 10 10, यस 10। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1/2 + 1/2 + 1/2i। ओके, ये हटा सकते हैं अभी। अच्छा, मॉड z इक्वल टू कितना, √ऑफ -1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर विच इज 1/4 + 1/4 इज 1/2, यानी कि 1/√2। 1/√2। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू y/x, y की जगह 1/2, x की जगह -1/2, यानी कि -1। नेगेटिव है इसका मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। पाई माइनस पाई/4। थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई/4, यानी कि 3 3 पाई/4, पाई/4। थीटा इक्वल टू 3 पाई/4। ठीक है, लास्ट वाला करना ना आप खुद से लिख के रखो, यस सर। पर क्रॉस चेक कैसे करोगे कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, करा देता हूँ। फिर मान लेते ये z है, z इक्वल टू ऐसा कुछ, ओके, डायरेक्टली इधर ही कंसिडर करते हैं ना, वापस से नहीं लिखते। z इक्वल टू ऐसा है, 2 6√3 5/√3, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि 10 + 18 28 प्लस आयोटा इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि बन रहा 30√3 - 2√3, तो कितना 28√3, यस 28√3। ये है अपना z। तो मॉड z इक्वल टू आएगा 28 तो कॉमन आ गया, अब अंदर होगा √1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, यानी कि 3, मतलब 28 × 2 56। सही है ना श्रेया? हाँ सर, ओके, वो नीचे डिनोमिनेटर में भी 20। ओ हाँ, डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा हाँ इसमें 28, सो इधर भी अपॉन 28 तो ये 2 आएगा ना, अपॉन 28 ठीक, मतलब ये बन रहा है z इक्वल टू बन रहा है 1 प्लस आयोटा √3। सो मॉड z इक्वल टू कितना, √1 + 3, यानी कि 2। ओके, tan थीटा इक्वल टू y/x, y की जगह √3, x की जगह 1, सो √3/1 मतलब √3, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लग रहा है, सो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट π/3। ओके सार्थकी, सही है? यस सर। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 1 - sin अल्फा प्लस आयोटा cos अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ओके, ठीक है, अल्फा 0 to 2 पाई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट तो वही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, कैसे करें? अच्छा, एक काम करते हैं ना, 9:30 हुआ, अभी 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वापस 9:33 से। ओके श्रेया? हाँ सर। ठीक है।
ओके श्रेया, स्क्रीन विजिबल है ना? आवाज़ आ रही है बराबर? हाँ सर। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? यस सर। ओके, फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जेड यहाँ पे ऐसा है 1 माइनस साइन अल्फा प्लस आयोटा कोस अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ओके, सो मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज 1 माइनस 2 साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1, यानी कि ये बन रहा मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ से कॉमन आएगा 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बनेगा? अंदर कुछ ऐसा बनना चाहिए 1 माइनस साइन अल्फा। सही ना श्रेया? हाँ सर। ओके, रूट हटा सकते हैं क्या? मतलब आगे अगर रूट हट सकता है तो आगे सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब है, अदरवाइज नहीं है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा, इसको कैसे लिखे कि रूट हट जाएगा? अगर मैं 1 को लिखूँ साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, तो फिर एक काम करते हैं ना, इसको जो 1 को हमने यहाँ पे इसको जो 1 बनाया वो 1 नहीं बनाते, वो होल स्क्वायर हटाने में काम आएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं 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 नहीं, उसको 1 करना ही पड़ेगा, उसके बाद सिंप्लीफाई होगा। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन अल्फा, तो ये बनेगा मॉड जेड इक्वल टू रूट 2 तो बाहर, और इधर रूट के अंदर 1 को लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। श्रेय सही ना? हाँ सर। इसका मतलब मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो इधर लिखेगा मॉड ऑफ साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। बीच में माइनस है इसलिए मॉड लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि पता है इसके बाहर तो माइनस आएगा नहीं, रूट के बाहर माइनस आएगा नहीं, तो यहाँ से भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब मॉड लगाते हैं, क्योंकि बीच में माइनस है ना, और बीच में माइनस नहीं, यहाँ पे थीटा ये अल्फा भी तो 0 to 2 पाई तक है, अगर बीच में प्लस होता तो भी मॉड लगाना पड़ता। अगर यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होती, बीच में प्लस होता तो शायद मॉड नहीं लगाना पड़ता। ठीक है श्रेया, समझ रहा बराबर? हाँ सर। अब श्रेया, एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे केसेस लेने पड़ेंगे। अरे यार, इसमें फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट आ जाता है कि टेन इनवर्स के अंदर क्या होता है, तब हम 10 और 10 इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। एक्चुअली में 10 इनवर्स का वैल्यू ना, 10 इनवर्स एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, एक्सक्लूडिंग माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। तो उस अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये मान के चल रहे हो अभी, अगर मुझ पे भरोसा है कि 10 इनवर्स एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, तो आगे सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इधर ही रखना पड़ेगा फिर क्वेश्चन को, क्योंकि उस अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ेगा इसको आगे कि भाई अल्फा 0 to 2 पाई है, तो जो अंदर बनेगा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू कितना, वाई अपॉन एक्स बोले तो कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स, और अंदर टिगोनोमेट्री मतलब इसको 10 के फॉर्म में बना सकते हैं। 10 के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं पता है? अगर मैं कॉस अल्फा को लिखूं कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, कॉस 2 थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला हाफ एंगल में, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन अल्फा को अभी जो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा था, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर। तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अंदर कुछ ऐसा बनेगा मेरे हिसाब से 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, ऐसा कुछ। ओके, फिर अकॉर्डिंगली इसको कब कैंसिल कर सकते कब नहीं कर सकते, वो इस पे डिपेंड करता है कि अल्फा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है श्रेया, एक काम करते हैं ना, अभी वैसे भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक में ही सीख रहे हैं, तो इसको लास्ट में लेंगे।
हाँ हाँ कीर्ति, अल्फा बाई 2 का नहीं समझा। ये यहाँ पे क्या, या फिर इधर, दोनों ही जगह? अच्छा अच्छा कीर्ति, देखो ना, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। मुझे बताओ, अगर 1 माइनस साइन 2x होता तो 1 को मैं क्या लिख सकता था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को क्या लिख सकते, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये ट्रिगोनोमेट्री में कितनी बार क्या होगा आपने 1 माइनस साइन एक्स को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इसी तरीके से बनेगा। सो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा है ना, साइन अल्फा, तो इसको हाफ एंगल बनाना पड़ेगा, तभी तो ये साइन अल्फा होगा। अब इसको हाफ एंगल किया तो ये हाफ एंगल होगा, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा तो कुछ भी होगा, चलेगा ना, पर सेम होना चाहिए। तो इधर x/2 तो इधर भी x/2, इसका मतलब ये साइन x/2 कॉस x/2 होल स्क्वायर बना, ये इस तरह का। और बीच में माइनस है तो इधर माइनस आएगा, हाँ इधर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस नहीं। ओके श्रेया, इसको करते लास्ट में, मतलब पूरा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होने के बाद वापस इस पे आएंगे ना। हाँ सर। हाँ, थोड़ा अभी बेसिक बेसिक डिस्कस करते हैं ताकि मेन कॉन्सेप्ट से अपना ध्यान नहीं हटेगा। ओके, डी योर सेल्फ वाले ये क्वेश्चंस कर लिए हमने। ओके, इस स्लाइड को हटा नहीं रहा हूँ मैं, करेंगे इसको लास्ट में, मतलब बहुत सारे केसेस बनेंगे इसमें, कम से कम चार केसेस तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, अभी अपने पास है टाइम, 20 मिनट का टाइम है, तो ये भी कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म। एक तो कार्टेशियन फॉर्म, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर चुके हैं पहले भी, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, x, y के फॉर्म में। मतलब कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो आर्गेंट प्लेन में वो x, y में होगा, जहाँ पे x रियल एक्सिस पे एंड y इमेजिनरी एक्सिस पे। ओके, ये कार्टेशियन फॉर्म है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, तो x, y को आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद पोलर फॉर्म देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे। तो ये तो अभी फर्स्ट वाला फॉर्म देख रहे हो। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन नॉन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन बाय द ऑर्डर्ड पेयर x, y। ओके, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो इस ऑर्डर पेयर में उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, देयर एग्जिस्ट ए 1 कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन एंड मेंबर्स ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, फॉर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, समझा ना श्रेया, 1 कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन पॉइंट ऑफ द प्लेन एंड मेंबर ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा और एक पॉइंट के लिए डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक, यस सर। हाँ ओके। अब श्रेया देखो, यहाँ पे ना इजी कंटेंट नहीं लिया मैंने, अगर मैं चाहता तो सेंगेज में बहुत इजी एग्जांपल से, इजी क्वेश्चन से वो ले सकता था, लेकिन इजी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रेगुलर लेक्चर में अच्छे से हो गया, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ आता आपको जो रेगुलर लेक्चर में सिखाया है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट करके ले रहा हूँ। अगर ये आपको ज़्यादा हो रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, अच्छे से नहीं समझ आ रहा है, तो वो भी बताना मुझे एक बार, ताकि पता चले मुझे। 60 तक ही सही जा रहा ना अभी तक, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। क्या श्रेया? हाँ सर, ठीक, बस वो एम्पलीट्यूड में इसमें कंफ्यूजन था, बाकी क्लियर कुछ ना? नहीं है। हाँ सर, अभी क्लियर है। ओके, हमें वही लेना -π to π तक। अगर कुछ चेंजेस रहेगा तो हम वापस से बात करेंगे उस बारे में। ओके, ठीक है। फॉर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, मॉड z इक्वल टू दिस, z बार इक्वल टू दिस, थीटा इक्वल टू दिस, पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इज गिवन बाय मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ओके, मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r रिप्रेजेंट्स ए सर्किल व्हिच सेंटर इज z0 एंड रेडियस इज r। ओके, ये भी ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, क्या लिखा हुआ ये z1 माइनस z2 का मॉड,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे 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 Z1 सपोज x1 प्लस आयोटा y1 है, Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है, तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा? Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2। यस, रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मॉड लगा देंगे तो हमें पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या है? ये तो दो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इनके बीच का डिस्टेंस है ना। यस, इनके बीच का डिस्टेंस ही तो अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और x1 y1 क्या है? Z1 एंड Z2। मतलब अगर आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आएगा। श्रेया समझा ना फर्स्ट नोट? हाँ सर। ओके, याद रखना श्रेया, ये है वैसे बुक में, टेक्स्ट बुक में, लेकिन डिलीटेड पोर्शन में, तो शायद वो कराया नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लास्ट में है डी मोवेस थ्योरम के साथ। ओके, सेकेंड नोट क्या? Z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। ओके, Z क्या होगा? x प्लस आयोटा y। ठीक, Z नॉट क्या होगा? नॉट डिनोट करता है कि एक फिक्स पॉइंट है, Z1 डिनोट करता है फिक्स पॉइंट है, Z2 डिनोट करता है फिक्स पॉइंट है, Z डिनोट कर रहा है वेरिएबल पॉइंट है x प्लस आयोटा y। Z नॉट इक्वल टू सपोज क्या लूँ मैं? x1 प्लस आयोटा y1 ले लूँ, या x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, कुछ भी ले सकते, फर्क नहीं पड़ेगा, समझना चाहिए बस। सो Z माइनस जेड नॉट इक्वल टू x माइनस x नॉट प्लस आयोटा y माइनस y नॉट। सो मॉड ऑफ Z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस x नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर। ठीक, ओके, दिस इज इक्वल टू r, मतलब अंडर रूट ऑफ, अच्छा इधर ही r कर देता ना। ओके, तो ये r के इक्वल है, यानी कि ये पूरा r के इक्वल है। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे ये ऐसा बनेगा ना, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर ये क्या? ये तो सर्किल है ना, जिसका सेंटर x नॉट वाई नॉट है और रेडियस r है। हाँ सर। सेंटर x नॉट वाई नॉट है, मतलब सेंटर z नॉट है, क्योंकि x नॉट वाई नॉट ये पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, इसका मतलब z नॉट सेंटर है और रेडियस r है। पता है सर ये कौन सा सर्किल का फॉर्म है? मतलब सर्किल के बहुत सारे फॉर्म देखे होंगे, इक्वेशंस, डायमीटर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये कौन सा फॉर्म? सेंटर रेडियस। या सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो सर्किल का इक्वेशन इस तरह से फाइंड कर सकते। ठीक, ओके, अब डू योरसेल्फ वाले कुछ क्वेश्चन से करते हैं, इधर ही करते हैं इनको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक, Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 7 माइनस 9 आयोटा। दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। हमें पता मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9 होल स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 9 मतलब 12 होल स्क्वायर, यानी कि 144, और ये तो 13 होने वाला है। सही ना श्रेया? हाँ सर। ओके, 13 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ Z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 1। यस, ये सर्कल होगा नहीं क्या? हाँ सर। क्योंकि मॉड ऑफ Z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू अगर R का फॉर्म है तो ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर Z नॉट होता है। तो देखो श्रेया, या तो इसको इस तरीके से करो आप कि Z को लिखो x प्लस आयोटा वाई, और फिर ये -2 माइनस 3 आयोटा है, फिर मॉड लगा हुआ है तो इसको ऐसे लिखोगे x माइनस 2, फिर प्लस आयोटा कॉमन लोगे y माइनस 3, फिर मॉड, और फिर इस मॉड को हटाओगे तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर। वैसे कर सकते हो, लेकिन अभी तक जो हमने सीखा है उस बेसिस पे हमें क्या पता है कि ये एक सर्किल आएगा जिसका सेंटर Z नॉट है,
यानी कि अगर मैं इसको मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के फॉर्म में लिखूँ तो इसका सेंटर जेड नॉट होगा और रेडियस आर होगी। तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक ये हो सकती है जेड नॉट आपको आइडेंटिफाई करने के टाइम ध्यान रखना ये z माइनस जेड नॉट है, यानी कि z माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे सेंटर है 2,3। सही ना श्रेया? हाँ सर। यानी कि हमें वो सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर 2, 3 है और रेडियस 1 है, यानी कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आंसर है। ओके सार्थकी, समझ आ रहा बराबर? Yes, sir. आदित्य? यस सर। ठीक है। थर्ड, if z is a complex number then z square plus mod z square equal to 2 represents, okay, क्या करना है, z को x प्लस आयोटा y कंसिडर करो, सो ये होगा x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर प्लस x माइनस